अब हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा है मोनार्की। ये बड़ा एकदम सुंदर सा टॉपिक है, इसलिए सुंदर सा टॉपिक है ना क्योंकि फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा प्लस मोनार्की वाला सिस्टम भी रहेगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, और ये संविधान किसका बनाया हुआ रहेगा, अब नेशनल असेंबली यानी कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो बनाया गया है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी रहेगा, प्लस मोनार्की भी रहेगा। देखो यहाँ पे अभी भी तुम कह सकते हो, अभी भी तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेट के लोगों ने जो संविधान बनाया ना उसमें भी अभी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, संविधान तो आपने बनाया लेकिन आपने मोनार्की को रहने दिया। यदि आप संविधान को बनाए तो आप पूरी तरीके से राजा के पावर को ख़त्म कर देते, डेमोक्रेसी को ला देते। लेकिन हाँ यहाँ पे एक समझदारी भी है, उन्होंने एक समझदारी भी यहाँ पे दिखाया है। देखो किसी के पावर को यदि तुम अचानक खींचोगे ना उसको झटका लगता है ना। यदि जैसे देखो राजा है, क्योंकि पहले क्या सिस्टम चलता था, राजा तो जो बोल दिया वही लगता था, लेकिन अब जो संविधान में लिखा रहेगा वही लागू होगा। तो राजा को यदि आप तुरंत राजा को हटा ही देते, राजा के पावर को पूरे ख़त्म कर देते आप, तो हो सकता है उसको झटका लग जाए, है ना, यानी कि वहाँ पे दंगा का माहौल बन जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका मकसद ही थर्ड स्टेट का ये था कि राजा के पावर को ना धीरे धीरे खींचा जाए, धीरे धीरे एकदम, जैसे होता है ना मकड़ी जैसे धीरे धीरे अपना जाल बनाती है एक समय में पूरा बना देती है, उसी प्रकार से थर्ड स्टेट के लोग चाह रहे थे कि राजा के पावर को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। तो धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो क्या किया इन्होंने, राजा के पावर को लिमिट कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट ये हुआ कि अब जो राजा कहेगा, राजा वो बात नहीं चलेगा राजा जो कहेगा, अब जो संविधान में लिखा रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा वो बात चलेगा। समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे राजा है क्यों, जब राजा का कोई अब मतलब ही नहीं है तो फिर राजा क्यों है। राजा अभी फिलहाल यहाँ पे एक सिंबॉलिक के प्रेजेंस पे है केवल, मतलब चेहरा के रूप में केवल, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। राजा को लग रहा है ना अभी भी क्या, चलो हम तो अभी भी फ्रांस के राजा हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि आपका सारा का सारा पावर खींच लिया गया है। समझ रहे हो बात को। तो ये दिमाग है किसका, थर्ड स्टेट का। थर्ड स्टेट यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के राजा को भी राजा रहने देना चाह रहे हैं, प्लस राजा के पावर को आगे भी नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं। समझ रहे बात को। तो राजा जो यहाँ पे है ना वो केवल अब राजा बन के रह गया, उसका कोई यहाँ पे यूज है ही नहीं। देखो मेनली राजा होता क्यों है, राजा इसलिए होता है ना कि वो अपने मन का काम कर सके, लेकिन वो अब नहीं कर पाएगा क्योंकि संविधान लागू हो चुका है, जो संविधान में लिखा रहेगा वही लागू होगा। तो यहाँ पे राजा केवल और केवल एक चेहरा के रूप में है कि हाँ आप राजा हैं, लेकिन उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। लेकिन खैर क्या देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब समझ में आ गया, संविधान भी रहेगा पर मोनार्की सिस्टम भी रहेगा, नहीं कि राजा वाला भी सिस्टम रहेगा, लेकिन राजा का यहाँ पे कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में पूरी तरीके से संविधान बन के लागू हो चुका था, पूरी तरीके से बन चुका था। 1791 में पूरी तरीके से संविधान हमारा बन चुका था। ये डेट याद रखना, ये पूछता है कि संविधान फ्रांस का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कब बन चुका था, 1791 तक पूरी तरीके से बन चुका था। अब इसका कुछ हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं, आखिर संविधान था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एडवांटेज क्या था, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, है ना, इसका मेरिट कह लीजिए, सब चीज़ एक ही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। सबसे पहला जो इसका सबसे पहला मकसद था ना, इसका सबसे पहला मकसद था कि मोनार्क यानी कि राजा के पावर को लिमिट किया जाए, उसको दबाया जाए, यानी कि अनलिमिटेड पावर उसको ना दिया जाए, बहुत ही कम पावर, नहीं मतलब कि ना के बराबर इसको पावर दिया जाए। पहला ये ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद द पावर्स ऑफ द किंग वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब याद करो कि ये तीनों कॉन्सेप्ट किनका दिया हुआ था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का, मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ था। तो मॉन्टेस्क्यू किसको हमेशा प्रमोट करते थे, थर्ड स्टेट के लोगों को। संविधान किसने बनाया, तो जब थर्ड स्टेट के लोगों को मॉन्टेस्क्यू जब पीछे से पुश कर रहे थे, और थर्ड स्टेट के लोग बहुत ही ज़्यादा वो तीनों फिलोसफर से क्या थे, इंस्पायर थे, है ना।
और उसमें से भी सबसे ज़्यादा यदि कोई इंस्पायर था तो वो थे हमारे मॉन्टेस्क्यू से इंस्पायर थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा थे। तो मॉन्टेस्क्यू का आइडिया जो था ना वो अच्छा लगा लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को अच्छा लगा, तो उनके आइडिया को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। कहा कि अब जो राजा का पावर है ना, वो राजा के पावर को हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब जब राजा के पावर को हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर ही दे रहे हैं तो यहाँ पे राजा का क्या मतलब रहा? फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो हमेशा याद रखना कि मॉन्टेस्क्यू ने जो आइडिया दिया था ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का, उस आइडिया को आज 95% वर्ल्ड फॉलो करता है। वर्ल्ड नहीं, कंट्री। समझ गए बात को? क्योंकि देखो वो आइडिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। तो उनके आइडिया को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने संविधान में डाल दिया, और वो आइडिया हमारे आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी वाला आइडिया, ठीक है ना? तो पावर, राजा के पावर को क्या कर दिया? 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दिया, 3 अलग अलग संस्था में बांट दिया। लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशियरी अलग। नियम कोई और बनाएगा, पालन कोई और करवाएगा, सजा कोई और देगा। समझ गए? लेकिन जब ये सिस्टम नहीं था तो पूरा का पूरा जो पावर था ना, तीनों पावर राजा के हाथ में अकेला था। अब बट गया है। आगे क्या है? दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और यही कारण है कि हमारा अब कहला रहा है फ्रांस क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये डेट है कब का? 1791 का, ठीक है। लेकिन आज के डेट में फ्रांस तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को हासिल कर चुका है, पूरी तरीके से। समझ गए बात को? तो सबसे पहले फ्रांस में था हमारा मोनार्की, मोनार्की के बाद फ्रांस बना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद बनेगा हमारा फ्रांस डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रांस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों कहते हैं, अभी के टाइम पीरियड में नहीं, मतलब कि जिस समय का हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय पे हम लोग इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे संविधान भी चल रहा था प्लस राजा वाला सिस्टम भी चल रहा था। लेकिन राजा का कोई यहाँ पे पावर मिलने था नहीं, केवल वो चेहरे के रूप में था, उसका कोई यहाँ पे यूज था नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि जो भी नियम कानून अब बनेगा ना, वो बनाया जाएगा नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, राजा नहीं बनाएगा। राजा का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, राजा कोई भी पावर अब नहीं बना सकता है। कौन बनाएगा पावर? नेशनल असेंबली बनाएगा, यानी कि वो 600 रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। समझ गए आपको? आगे बढ़ते हैं फिर। द नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं फिर। द सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु वेयर इन टर्न चूज द असेंबली, हाउएवर नॉट ऑल सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट। यहाँ पे देखो कि एक टॉपिक लिखा हुआ है थर्ड लास्ट पॉइंट में, द नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है हमको? हाँ, जैसे मतलब हमको समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है हमको। जैसे हाँ ठीक है, आगे। हाँ बोलो, जो भी आता है बोलो, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। जो भी इतना तक में समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है ना हमको, बताओ जरा, बताएं। देखो एनसीईआरटी में जिसके पास नया वाला बुक है उसमें है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में एक यहाँ पे ना डायग्राम बना हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से। डायग्राम बना हुआ है ना, एक पूरा का पूरा एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम में सबसे पहले, चलो डायग्राम नहीं भी समझ में आ रहा है तो समझो पहले। यहाँ पे नेशनल असेंबली यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड करने का मतलब ये हो गया ना कि सबसे पहले अच्छा पहले हमको एक बात बताओ, हमारे इंडिया में क्या हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं क्या? हम चुनते हैं क्या? कॉमन पीपल नहीं। फिर चुनता कौन है? हम चुनते हैं अपने एमपी को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल के चुनते हैं एक लीडर जो कि कहलाते हैं प्राइम मिनिस्टर। समझ गए आप बात को? तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। समझ गए बात को? उसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पे नेशनल असेंबली था ना, तो सबसे पहले हम चुनते हैं किसको? फ्रांस में पहले लोग किसको चुनता होगा?
अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता होगा, ठीक है ना, यानी कि अपने लीडर को चुनता होगा। फिर वो लीडर चुनता होगा नेशनल असेंबली के मेंबर को। और चूंकि इंडिया है यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर एक ही हो सकता है, लेकिन ये बात हो रहा है फ्रांस का, तो उस समय पे नेशनल असेंबली में लोग बहुत सारे हुआ करते होंगे, समझ के बात को। तो लोग चुनते थे अपने लीडर को, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको चुनते थे वो कहलाते थे हमारे नेशनल असेंबली। तो ये सिस्टम हमारा वहाँ पे लागू हो चुका था। तो अब ज़रा हमको बताओ कि वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव हमारा था थर्ड स्टेट का, क्या लोगों ने उनको अपने वोट से चुना था क्या? नहीं, उन्होंने क्या करा होगा, अपने पहले रिप्रेजेंटेटिव को चुना होगा, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सारे मिलके 600 नेशनल असेंबली मेंबर को चुना होगा। समझ गया बात को? कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर हु इन टर्न चूज द असेंबली। मतलब क्या कि सिटीजन पहले वोट करते थे किसको? अपने इलेक्टर को, यानी कि जो खड़ा होता था, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था उसको पहले वोट करते थे, फिर वो इलेक्टर यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे किसको? नेशनल असेंबली को, यानी कि असेंबली में कौन लोग जाके बैठेंगे उसको वो चूज करते थे। हाउ एवर नॉट ऑल सिटीजन हैड द राइट टू वोट। लेकिन फिर भी फ्रांस में हर इंसान को वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट फिर भी सबको नहीं था। अब तुमको यहाँ पे लग रहा होगा कि थर्ड स्टेट के लोग सारे के सारे अपने पहले लीडर को चुनते होंगे, फिर लीडर अपने नेशनल असेंबली के लोगों को चुनते होंगे, है ना, सारे के सारे चुनते होंगे क्या? नहीं, अभी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, अभी भी बहुत सारे कठिनाई हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फ्रांस में उस समय पे वोट कौन कौन कर सकते थे। आज तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो हर कोई वोट कर सकता है जो कि 18 साल या 18 साल के ऊपर का है, लेकिन फ्रांस में हर कोई समय पे वोट नहीं कर सकता था। अब सवाल है कि आखिर वोट करता कौन था। देखो यहाँ पे कौन करता था वोट। यहाँ पे अब बात होने वाला है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बारे में। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं।